सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। पिछले क्लास में हम बंगाल को देख रहे थे और बंगाल विभाजन की कड़ी में हमने देखा कि किस प्रकार ब्रिटिश शक्तियों ने एक बड़े प्रांत का विभाजन किया और राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने का प्रयास किया था। और इस कड़ी में हमने यह भी देखा, इससे इतिहास में काफ़ी सीख भी मिलती है। हमने यह भी देखा कि टैगोर ने इसका विरोध किया, लेकिन साथ साथ कई नेताओं ने इसका समर्थन भी किया। कालांतर में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार इनवाइट किया था। सारी बातें हमने कल के क्लास में देखी थी। और कल मैंने कहा था कि एक टॉपिक होगा बीच में जिसका नाम होगा क्रांतिकारी आंदोलन 1900 से लेकर 1917। हम देखेंगे कि कांग्रेस के द्वितीय चरण में जो उग्रवाद पनपा, उस उग्रवाद की कड़ी में उग्रवाद की विचारधारा कहाँ से आई, उग्रवाद क्या था, और साथ ही हम यह भी देखेंगे कि उग्रवाद की परिणति क्या हुई। क्या उग्रवाद 17 साल से अधिक टिक सका या ना टिक सका। और बूस्टर फैक्ट के साथ आज हम टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करके जाएंगे। आज के बाद जो अगली कक्षाएं होंगी वो गांधी युग होगी, और गांधी युग इतिहास का अंतिम टॉपिक है जिसमें वर्षवार हम घटनाओं को देख लेते हैं। और इतना यदि आप तैयार रख लेते हैं इतिहास में, तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी लेवल की परीक्षा देंगे तो इससे बियॉन्ड जाके क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता है। अपनी कॉपी संभाल कर रख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने कॉपी को काफ़ी सावधानी से बनाया होगा। कितने अभ्यर्थी हैं जिनका 100% कॉपी पूरा है, फ्रेश लिखा हुआ है सब कुछ? एक बार हैंड रेज करें। चलिए, जिनका नहीं लिखा हो वो प्रीवियस वीडियोस वगैरह देखकर उसको मैच कर लें। आजकल क्या होता है कि जब अभ्यर्थी तैयारी करते हैं तो मैं देखता हूं कि कई कई साल तक लगे रहते हैं, जबकि जाहिर सी बात है कि यह जो कंपटीशन है वह एक क्लास वर्ग के बीच में नहीं है। जैसे आईआईटी की परीक्षा होती है तो देखेंगे 2-3 साल ही लोग सीनियर होते हैं, उसमें चांसेस कम है। जो एकेडमिक परीक्षाएं होती है उसमें हमारे ही उम्र वर्ग के सभी लोग होते हैं, लेकिन सरकारी सेवाओं में 18 साल से लेकर 40 साल तक के लोग आपको मिलेंगे। और यही इस परीक्षा को सबसे डिफिकल्ट बना देता है, क्योंकि सोचकर यदि देखा जाए तो जो व्यक्ति 35 साल का हो चुका है, 32 साल का हो चुका है, एक युवा है जो 20 साल का है, तो जाहिर सी बात था कि 32 साल वाले व्यक्ति ने जब 12वीं कक्षा पास कर ली थी तो 20 साल वाला क्या था, स्टैंडर्ड फर्स्ट में था। ठीक है, और यही कंपटीशन का मूल कारण है। क्योंकि यदि एज का जो ये देखेंगे ग्रुप है 18 से 37 होता है, 20 से 37 होता है, इसमें क्या होता है इस अंतराल में कि जो अधिक उम्र के अभ्यर्थी होते हैं उनके पास अनुभव ज़्यादा होता है, तैयारी कम भी हो, एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, जिसके कारण भारत में देखेंगे कि 25 साल रोजगार की एवरेज उम्र हो गई है। अब अच्छे रोजगार की मैं बात कर रहा हूँ, 25 साल एवरेज उम्र हो गई है, उसके पहले मिल नहीं पाता है। तो यदि आप अपनी कॉपी को थोड़ा ठीक से संभाल कर रखेंगे और विश्वास रखेंगे कि इतना पढ़ने से आ जाएगा, क्योंकि विश्वास एक बड़ी चीज़ है। आज के परीक्षाओं में मैं देख पाता हूँ कि जब अभ्यर्थियों का चयन नहीं होता रहता है, ठीक है, तो कई बार वो हताशा में आ जाते हैं, अब मैं क्या करूँ। उसके बाद वो बहुत सारे सोर्सेज भी पढ़ते हैं एक साथ। तो एक मजबूत सोर्स बनाकर रखिए, खूब मजबूत सोर्स बना लीजिए एक बार, और उसी को बार बार पढ़िए। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। आप देखेंगे सड़कों पर कभी आपने नहीं देखा होगा कि किसी अंधे आदमी की दुर्घटनाग्रस्त होना पड़ा हो। कभी देखा है? कभी नहीं देखा होगा, सुना भी नहीं होगा। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में कोई अंधा आदमी सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त होता है। सबसे अधिक दुर्घटनाग्रस्त वही होते हैं जिनके पास आंखें हैं। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? सभी लोग वीडियो मोड में आ जाएं। क्या कभी आपने इस पर गौर किया है कि सबसे अधिक दुर्घटना किसको मिलती है? जो आंख वाला आदमी होता है। कभी नहीं सुना होगा एक अंधे आदमी को एक बाइक वाला टक्कर मार के उड़ा दिया, कभी नहीं सुना होगा। सुना है? इसका ठीक ठीक संबंध सफलता के साइकोलॉजी से है। देखिए, अंधा आदमी जब सड़क पर चलता है तो क्या करता है, वह अपना बागडोर किसी के हाथ में सौंप देता है कि यह व्यक्ति मुझे सड़क पार करा देगा। अब जो सड़क पार कराने वाला व्यक्ति है वो भी यह मानकर चलता है कि भाई आदमी अंधा है, अकेले चलें तो कैसे भी निकल जाए, इसको लेकर जा रहे हैं तो चारों तरफ ठीक से निगाहें रखनी पड़ेंगी। तब वो क्या करता है, सारी जिम्मेदारियों के साथ उसको आगे बढ़ाता है और पार करवा देता है, और कभी एक्सीडेंट नहीं होता, वो सुना होगा। लेकिन जिसके पास दो दो ठीक आंखें हैं उसी के साथ सबसे अधिक दुर्घटना होगी सड़कों पर। यह नियम है। लापरवाही, अविश्वास, दोनों कारण है। प्रतियोगिता परीक्षा में ये दो फैक्टर बहुत मैटर करते हैं। यदि आपको विश्वास हो गया
ये करने से मुझे सफलता मिल जाएगी। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो आपको सफल बना भी देती है। और यदि भरोसा नहीं रहा, कई बार होता है कि क्या पढ़ें, कहाँ पढ़ें, कितना दिन पढ़ें, कई बार समय अधिक लग जाता है कुछ अभ्यर्थियों को, उनको लगता है कि तैयारी में कमजोरी है, तो फिर क्या होता है, अविश्वास में आ जाते हैं। और अविश्वास में जैसे ही आएंगे, अपने हाथ में अपना बागडोर लेंगे तो असफलता से घिर जाएंगे। फिर अपना बागडोर सदैव किसी दूसरे के हाथ में सौंप दिया कीजिए, उससे सफलता जल्दी मिल जाती है। इसीलिए आप देखिएगा कि जैसे कोई बीमार व्यक्ति यदि डॉक्टर के पास सिर्फ पहुंच जाता है तो पहुंचने भर से आधा ठीक हो जाता है, विश्वास से कि अब मैं सुरक्षित जगह पर आ गया हूं, आधा ठीक हो जाता है। आधे के लिए दवा की जरूरत होती है। तो यह एक मनोविज्ञान है और इसको ध्यान में रखेंगे। और कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी कॉपी पर पूर्ण भरोसा रखेंगे, उतना याद कर लेंगे, बहुत है वो, कम नहीं है। यदि आप किसी भी किताब को जाकर पढ़ेंगे तो इसके बियॉन्ड आपको एक आध बातें मिल जाएंगी, तथ्य मिल जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट इससे अधिक नहीं होगा। हम आगे चलेंगे, आज का हेडिंग बनाएंगे, लिख लीजिए, क्रांतिकारी आंदोलन प्रथम चरण आज का टॉपिक है। क्रांतिकारी आंदोलन प्रथम चरण। प्रथम चरण। और 1900 से लेकर 1917, 1900 से लेकर 1917, 1900 से लेकर 1917, आज अब यहां से टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अब एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था भगवती चरण वोहरा। नाम ध्यान रखेंगे, भगवती चरण वोहरा। बड़े क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे। और इनकी जो फिलॉसफी थी, इनकी फिलॉसफी कहती थी कि किसी भी सरकार को झुकाने के लिए 4P का सिद्धांत बेकार है, जो कांग्रेस का मूल सिद्धांत था, जिसमें प्रेयर था, प्रार्थना था, प्रार्थना पत्र था, प्रोग्राम था। ठीक है, तो देखिएगा ये तरीका उन्होंने सबसे वर्स्ट बताया। और उन्होंने सिद्धांत दिया बम प्लस पिस्टल का सिद्धांत दिया। ठीक है, ये सिद्धांत दिया, कहा कि दुनिया में इन दो चीजों में इतना पावर है, और गलत भी नहीं कहा था, कहा था कि इन दो चीजों में इतना पावर है कि बड़ी से बड़ी सत्ता को झुका दे। तो इन्होंने भारतीय युवाओं को प्रेरित किया, और युवा तो सदैव प्रेरणा के लिए बने हैं, लोग तैयार हो गए। और कहा कि आप लोग सरकारी धन को लूटने का कार्य कीजिए, क्योंकि पैसा चाहिए, पिस्टल और बम तो ऐसे नहीं बनेगा। तो इनके सिद्धांत से प्रेरणा लेकर भारतीय युवाओं ने क्या किया, बम और पिस्टल एकत्र करना शुरू किया, और जहां भी संभव हुआ सीधे मुठभेड़ की बात कर दी। ठीक है, और इस मुठभेड़ में देखिएगा कईयों को फांसी भी मिली, क्योंकि सरकार के पास अधिक फोर्सेस होते हैं, सरकार को कम फोर्सेस के बल पर हराना संभव नहीं है। कईयों को सजा भी मिली, और कईयों के पक्ष में वकालत करके उनको बचा भी लिया गया। अंततः 17 साल के परिणाम को यदि हम देखेंगे तो उग्रवादी आंदोलन ने एक असर जरूर छोड़ा सरकार पर। यह दिखा दिया कि यदि दमन का लेवल अधिक होगा तो कहीं न कहीं जनता आक्रोश में आकर सरकार का पूर्ण विरोध करेगी। इस बात का एहसास करवा दिया था। और यह भी एक कारण था कि गांधी जी ने इससे सीख ले लिया था, इस घटना से, कि अब हम उग्रवाद को नहीं अपनाएंगे। और यहीं से गांधी ने सत्य और अहिंसा का समर्थन करना शुरू किया था। तो यही सब बातें इस खंड में महत्वपूर्ण है, जो कि उग्रवाद का यह अंतिम खंड है। फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं। देखिए, भगवती चरण वोहरा के राजनैतिक दर्शन का, भगवती चरण वोहरा के राजनैतिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बम प्लस पिस्तौल था। बम प्लस पिस्तौल था। पिस्तौल था जो उग्र राष्ट्रवाद के उदय का कारक बना। जो उग्र राष्ट्रवाद के उदय का कारक बना। उग्र राष्ट्रवाद के उदय का कारक बना।
ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। एक पंक्ति और लिख दीजिए इसमें। उल्लेखनीय है कि सरकार के दमन उल्लेखनीय है कि सरकार के दमन तथा तथा कांग्रेस के नेतृत्व की असफलता के कारण कांग्रेस के नेतृत्व की असफलता के कारण असफलता के कारण कारण उत्पन्न कुंठित भावनाओं ने क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया। अब ध्यान रखेंगे, जो महाराष्ट्र का मित्र मेला था, उसके बाद अभिनव भारत जो उसका आधुनिक रूप है, इन सब चीजों ने क्रांतिकारी आंदोलन को और बढ़ावा दिया। इसको भी लिख लीजिए, पूछा जाएगा परीक्षा में। लिख दीजिए, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण का विकास भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण का विकास भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण का विकास मित्र मेला ब्रैकेट में महाराष्ट्र मित्र मेला महाराष्ट्र एवं उसके नवीनतम रूप अभिनव भारत उसके नवीनतम रूप अभिनव भारत के रूप में सामने आया। कोई बताएंगे कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन समिति सचिंद्र नाथ ने की थी, सान्याल ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अनुशीलन समिति की जो 3 शाखाएं थी, मिदनापुर में, ढाका में, ठीक है, तो ये सब संस्थाएं भी इसमें हेल्प कर रही थी। इसको भी लिख दीजिए। इस कड़ी में बंगाल की अनुशीलन समिति की मुख्य भूमिका थी। इस कड़ी में बंगाल के अनुशीलन समिति की मुख्य भूमिका थी। बंगाल के अनुशीलन समिति की मुख्य भूमिका थी, जिसकी 3 शाखाएं थी। जिसकी 3 शाखाएं थी। तीन शाखाएं थी। पहला मिदनापुर, ढाका और तीसरा कलकत्ता। 3 शाखाएं थी। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं, मिदनापुर शाखा की स्थापना 1902 में, मिदनापुर शाखा की स्थापना 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ वसु ने की थी। ज्ञानेंद्र नाथ वसु ने की थी, वसु ने की थी। जबकि ढाका के ब्रांच की स्थापना, ढाका के ब्रांच की स्थापना अक्टूबर 1906 में किसने की? कुलीन दास ने की। ढाका के ब्रांच की स्थापना अक्टूबर 1906 में कुलीन दास ने की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कलकत्ता शाखा की स्थापना, कलकत्ता शाखा की स्थापना पी मित्रा, पी मित्रा कौमा जतिन नाथ और वारिंदर घोष ने की। पी मित्रा, जतिन नाथ और वारिंदर घोष ने की। नोट लिख लीजिए। अभी हमने मित्र मेला और अभिनव भारत की चर्चा की थी। कोई बताएंगे आप में से कि मित्र मेला और अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? वेरी गुड। सावरकर बंधु को याद रखिएगा, दो भाई थे। ठीक है, लिख दीजिए नोट में, सावरकर बंधुओं ने की। एक तो सबको याद होगा बीडी सावरकर, ठीक है, विनय दामोदर सावरकर, और दूसरा जीडी सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर। तो मैं लिख देता हूं संस्थापक में, विनय दामोदर सावरकर और दूसरा गणेश दामोदर सावरकर। दोनों ने मिलकर बनाया था। ठीक है, तो अभी तक के परिचय से यह ज्ञात होता है कि उग्रवादी विचारधारा में हथियारों का प्रयोग किया जाना था। लेकिन इनके उद्देश्य क्या थे? तो इनके उद्देश्य, दो तरह के मुख्य उद्देश्य थे। ठीक है, एक तो सरकारी संपत्ति की डकैती करना और अपनी संपत्ति को बढ़ाना ताकि युद्ध कर सकें, और दूसरा था कि जो कायर या बदनाम अधिकारी हैं या फिर ऐसे अधिकारी हैं जिनके निर्णय से राष्ट्रवाद को क्षति पहुंची है, तो ऐसे अधिकारियों की सरेआम हत्या करना इनका उद्देश्य था। ठीक है, तो दो मुख्य कारक, डकैती और बदनाम अधिकारियों की हत्या करना, ये इनके मुख्य एजेंडों में शामिल था। इसको लिख सकते हैं, लिख दीजिए, भारत में इन क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण गतिविधियां, भारत में इन क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण गतिविधियां, महत्वपूर्ण गतिविधियां, गतिविधियां डकैती और बदनाम अधिकारियों की हत्या करना। हाँ, ठीक है। अब इस कड़ी में चापेकर बंधुओं का नाम नहीं भूलेंगे।
पूछ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चापेकर बंधु के बारे में बार बार पूछा भी जाता है, लिख दीजिए इसके बारे में। लेकिन ध्यान रखें कि 22 जून 1897 को 22 जून 1897 को 1897 को ब्रिटिश अधिकारी डब्ल्यू सी रैंड एवं उनके सहायक आयरस्ट की हत्या चापेकर बंधुओं ने कर दी। चापेकर बंधुओं ने कर दी। चापेकर बंधुओं ने कर दी। दो चापेकर थे, दामोदर हरि चापेकर, ठीक है, डीएससी पहला लिख सकते हैं, नीचे लिख दीजिए दामोदर हरि चापेकर एवं वासुदेव हरि चापेकर। ठीक है, दामोदर हरि और वासुदेव हरि चापेकर। चापेकर बंधुओं के नाम से ही पूछेगा, चापेकर भी याद रह जाए तो काफी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए बंगाल के क्रांतिकारियों ने बर्रा डकैती कांड को अंजाम दिया। बर्रा डकैती कांड को अंजाम दिया, जिसमें पुलिन दास का नाम उल्लेखनीय है। पुलिन दास का नाम उल्लेखनीय है। दो जनवरी 1908, पुलिन दास का नाम उल्लेखनीय है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। 1908। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए बंगाल एक समय में देश का केंद्र है। आप देख सकते हैं कि 1911 तक जो बंगाल का परफॉर्मेंस है वो आज दिल्ली का नहीं है। बंगाल उस तरह की लाइमलाइट में था, पूरे देश को कंट्रोल कर रहा था एक तरह से। बिहार तो बाद में अलग हुआ है दिल्ली दरबार के बाद, लेकिन बंगाल में जिस तरह की रणनीति बनती थी उससे ब्रिटिश सरकार थर थर कांप रही थी। सरकार को भी ऐसा लगता था कि हो न हो कहीं ऐसी न कोई क्रांति फिर 57 के बाद आ जाए जिससे देश को छोड़कर जाना पड़े। और उग्रवादियों ने सरकार को 17 साल तक बहुत डरा कर रखा था। इसी कड़ी में किंग्सफोर्ड की हत्या ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, इसको भी लिख दीजिए। लिखिए अगला पॉइंट लिखेंगे, बंगाल के क्रांतिकारियों द्वारा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के नेतृत्व में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के नेतृत्व में 30 अप्रैल 1908 को 30 अप्रैल 1908 को 8 को मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड पर
किंग्सफोर्ड पर किंग्सफोर्ड पर हत्या के इरादे से हत्या के इरादे से बम फेंका गया। बम फेंका गया, लेकिन लेकिन किंग्सफोर्ड बच गए। किंग्सफोर्ड बच गए, परंतु परंतु कैनेडी नामक एक वकील और किंग्सफोर्ड की बेटी की मौत हो गई, मृत्यु हो गई। कैनेडी नामक एक वकील और किंग्सफोर्ड के बेटी की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। उसी में लिख देंगे। अब देखिए, बच गया। अब जिस पर प्रहार किया यदि वो आदमी बच जाए तो फिर वो क्या है, बहुत खतरनाक है। उसके बाद डबल खतरनाक है। एक तो जज, ठीक है, उसके पास वो भी ऐसा जज जो ग्रामीण इलाके का जज। पढ़ाए थे ब्रिटिश समय में, आपने देखा था कि ग्रामीण क्षेत्र में अंग्रेजों की वकालत केवल अंग्रेज जज ही कर सकते थे। और जब अंग्रेज की वकालत अंग्रेज जज करेंगे, फैसला भी अंग्रेज जज सुनाएंगे, तो फैसला भी अंग्रेज के पक्ष में ही आएगा। तो जाहिर सी बात, ये तो अपना मामला था। यदि कोर्ट लगता तो इन दोनों के साथ जो दुर्गति होती वो देखने लायक होती। तो प्रफुल्ल चाकी डर गया और प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार दिया, लेकिन खुदीराम बच गया। तो खुदीराम को बाद में फांसी की सजा सुनाई गई और सबसे कम उम्र के फांसी पाने वाले व्यक्ति रहे खुदीराम बोस। इसको भी ध्यान रखिएगा, लिख दीजिए। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। ठीक है, फांसी दे दी गई। शायद 17 साल में फांसी मिला था। इसको भी ध्यान रखिएगा, सबसे कम उम्र में। और एक बात और उल्लेखनीय है कि हथियार पकड़ाना इसी उम्र के युवाओं को आसान भी है। आप देखेंगे कि जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां होती है उसमें इहलोक से लेकर परलोक तक का सपना दिखा दिया जाता है। 72 हूरों का स्वप्न दिखा दिया जाता है और देख भी लेते हैं। बाद में माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि वह जो आतंकवादी होता है, कम उम्र का एक लड़का ही होता है, 17 18 20 साल का होता है, उसको लगने लगता है कि ये दुनिया बेकार है, जितना जल्दी मर जाऊं उतना अच्छा है कि एक सुंदर लोक मिलेगा, ये एहसास हो जाता है। और उसके बाद वो क्या होता है, मृत्यु से डरता ही नहीं है। इस तरह से उसका माइंड वॉश कर दिया जाता है। तो युवाओं का माइंड वॉश करना, खास करके 15 से लेकर 20 साल के बीच के युवाओं का माइंड वॉश करना बहुत ही आसान होता है और वो तुरंत ही किसी के बहकावे में आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, उस समय भी कई नेताओं ने रोका था। जो वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने इसका विरोध भी किया, कहा कि यह तरीका सही नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि सरकार पर गोली चलाकर अधिक समय तक बच नहीं सकते हैं। सरकार के पास बहुत पावर है, हो सकता है कि तत्काल हम एक आध की हत्या भी कर दें, लेकिन 24 घंटे के बाद हम कहाँ भागेंगे उसका कोई ठिकाना नहीं मिलेगा, है कि नहीं है। उसके पास पुलिस स्टेशन है, हर 2 किलोमीटर पर एक पुलिस स्टेशन है, उसमें फोर्सेस भर्ती की हुई है, सेना है सरकार के पास, बहुत कुछ है। तो इस बात को किसी ने नहीं सोचा। उग्रवादी थे, वो देश के लिए लड़ रहे थे उस टाइम में, उग्र विचारधारा के क्रांतिकारी थे। अब खुदीराम के बारे में लिख दीजिए कॉपी के शीर्ष पर। खुदीराम सबसे कम उम्र में खुदीराम सबसे कम उम्र में शहीद हुए थे। अब देखिए, इसके बाद इसी साल अलीपुर षड्यंत्र केस आ गया 1908 में, और इसका आरोपी बनाया गया अरविंद घोष को।
ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं। देखिए इस कांड के क्रम में, इस कांड के क्रम में, इस कांड के क्रम में अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में आरंभ किया गया। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में आरंभ किया गया एवं अरविंद घोष को आरोपी बनाया गया। ठीक है, अरविंद घोष को आरोपी बनाया गया। अब ये क्या था? तो कहा जाता है कि अनुशीलन समिति पर यह आरोप लगा था उस समय में, यह ब्रिटिश राज को भारत से उखाड़ फेंकने की बात करती है। इसी पर क्या हुआ था, इसी पर केस चला था। ठीक है, तो अरविंद घोष को क्या किया गया, आरोपी बना दिया गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला बिंदु, देशबंधु चित्तरंजन दास के अगुवाई के कारण, देशबंधु चित्तरंजन दास के अगुवाई के कारण, अगुवाई के कारण अरविंद घोष, अरविंद घोष बरी हो गए। अरविंद घोष बरी हो गए, बच गए। दोबारा कहा जाए, बरी में छोटा र होगा, य र अला होगा, बरी हो गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब लिखिए इसी में, कालांतर में अरविंद घोष ने पांडिचेरी में अरविंद आश्रम की नींव रखी। कालांतर में अरविंद घोष ने पांडिचेरी में अरविंद आश्रम की नींव रखी, अरविंद आश्रम की नींव रखी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नींव रखी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मदनलाल धिंगरा ने, मदनलाल धिंगरा ने 1 जुलाई 1909 को एक जुलाई 1909 को कर्जन वाइली की हत्या कर दी। 1 जुलाई 1909 को कर्जन वाइली की हत्या कर दी। कर्जन वाइली की हत्या कर दी। ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र केस कब हुआ था? कल बताए थे, 1912 में हुआ था। इसको भी लिख दीजिए, दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 में हुआ। दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 में हुआ, 1912 में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, 2-3 बातें और लिख दीजिए इसमें। भारत के बाहर भी क्रांतिकारी गतिविधियों का विस्तार हुआ। भारत के बाहर भी क्रांतिकारी गतिविधियों का विस्तार हुआ। विस्तार हुआ। कल एक पॉइंट लिखवाए थे, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? वेरी गुड। कहां पर किया था? लंदन में किया था। कब किया था? 1905 में किया था। इसको भी मेंशन कर दीजिए दोबारा। देखिए, इस कड़ी में 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, इस कड़ी में 1905 में
श्यामजी कृष्ण वर्मा ने श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की नींव रखी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की नींव रखी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की नींव रखी। ठीक है। गदर पार्टी की चर्चा भी हमने कर ली थी, फिर भी लिख दीजिए, शॉर्ट में लिख दीजिए, गदर पार्टी स्थापना कब? 1913। किसने किया? लाला हरदयाल ने किया था। कहां किया था? सैन फ्रांसिस्को। इसको भी लिख दीजिए, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। और इसके मेंबर्स भी हमने कल चर्चा किए हुए थे। पहला सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना, जो कालांतर में क्या बन गए? कालांतर में किसान नेता बन गए। कालांतर में किसान नेता बने। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और भी दो तीन सदस्य हैं, उनके नाम लिख सकते हैं। और भी मेंबर्स हैं। भगवान सिंह लिख दीजिए, दूसरा भगवान सिंह, तीसरा में रामचंद्र और बरकत उल्ला। ठीक है। गदर पत्रिका का संपादन किसने किया था? किसने किया था? लिख दीजिए। कालांतर में कालांतर में लाला हरदयाल ने साप्ताहिक पत्रिका गदर निकाला। कामटा गारू को लिखवा दिए थे। वो जहाज कौन लेके जा रहा था? गुरदत्त सिंह। उसको भी याद रखिएगा, कामटा गारू नहीं भूलेंगे। इसमें लिख दीजिए कामटा गारू पहले ही लिखवा दिया गया है, लिख दीजिए यहां पर, याद रहेगा, ताकि कहां से छूट गया है। कालांतर में लाला हरदयाल ने साप्ताहिक पत्रिका गदर गदर निकाला या गदर का संपादन किया। कामटा गारू के बारे में मेंशन कर दीजिए कि कामटा गारू पिछले अध्याय में हो चुका है, याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए बर्लिन में, अगला पॉइंट, बर्लिन में जिमर मैन योजना के तहत बर्लिन में जिमर मैन योजना के तहत जिमर मैन योजना के तहत 1915 में 1915 में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की नींव रखी गई।
इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की नींव रखी गई। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की नींव रखी गई, जिसे बर्लिन कमेटी भी कहते हैं। जिसे बर्लिन कमेटी भी कहते हैं। देखिए, संस्थापक वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय प्लस लाला हरदयाल। वीरेंद्रनाथ प्लस लाला हरदयाल। ठीक है, अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं और बूस्टर फैक्ट्स को लिख लेंगे और यह सेक्शन समाप्त हो जाएगा। हेडिंग में लिख सकते हैं महत्वपूर्ण संपादक एवं महत्वपूर्ण पत्रिका एवं संपादक, हेडिंग में। महत्वपूर्ण पत्रिका एवं संपादक, ठीक है। एक कॉलम हो जाएगा पत्रिका के लिए और अगला कॉलम बनाएंगे हम संपादक के लिए। पत्रिका में लिखिए युगांतर। पत्रिका में लिखेंगे युगांतर। संपादक में लिख देंगे बारिंद्र कुमार घोष। बारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त। पूरा नाम भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त, इसको ध्यान में रखिएगा। मेन मेन को लिख लेते हैं जो बार बार पूछा जाता है। बारिंद्र कुमार और भूपेंद्र नाथ, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए वंदे मातरम। वंदे मातरम। अब आप लोग बताएंगे इस पत्रिका का संपादन किसने किया? किसने किया? पत्रिका पूछ रहे हैं, गीत नहीं। पत्रिका अलग होती है, वो अखबार होता है। इसका लिख दीजिए अरविंद घोष। अरविंद घोष, ठीक है। तीसरा भारत माता। आप लोग बताते हुए चलेंगे किसने किया। जिसको आता हो बताएंगे। भारत माता अजीत सिंह। अजीत सिंह। अजीत सिंह। नेक्स्ट पत्रिका में लिखिए इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इसका तो बता सकते हैं। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये सबको याद होना चाहिए, डबल टिक कर लीजिए। क्या होगा? श्यामजी कृष्ण वर्मा। वेरी गुड, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। जहां आपने वंदे मातरम लिखा था, अरविंद घोष लिखा है ना, तो अरविंद घोष के बगल में जगह हो तो वहां लिख दीजिए भारत में, क्योंकि वंदे मातरम 2 देशों में पब्लिश हुआ था। तो भारत में पूछेगा तो अरविंद घोष हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से लिखिए वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैडम भीखाजी कामा, लंदन। मैडम भीखाजी कामा, लंदन। लंदन, ठीक है, अलग अलग है।
भारत में अरविंद घोष, लंदन में कामा, इसको याद रखेंगे। गदर, गदर, इसका क्या होगा, कहां पर, सैन फ्रांसिस्को। तो गदर, लाला हरदयाल, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है बंदी जीवन, सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल, बंदी जीवन, सचिंद्रनाथ सान्याल, इसको नहीं भूलेंगे। क्या आप पूछते, कोई ठीक नहीं है, लेकिन बराबर यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं एक आध। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, हम कहां थे एक बार देख लीजिए दोबारा, किस पॉइंट पर थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम क्या होगा, सावरकर। देखिए, बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट, भवानी मंदिर, भवानी मंदिर, भवानी मंदिर, क्या होगा इसका, बारिंद्र कुमार घोष, बारिंद्र कुमार घोष, भवानी मंदिर। ठीक है, इनकी एक और रचना है, इसको भी लिख दीजिए, वर्तमान रणनीति, वर्तमान रणनीति, बारिंद्र कुमार घोष, वर्तमान रणनीति, बारिंद्र कुमार घोष। अब इसका जवाब आप लोग देंगे। पथेर दाबी, यह पत्रिका किसने लिखा, कौन बताएंगे। पथेर दाबी, यह किसने लिखा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, लिख दीजिए, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। एक और लिख लीजिए लास्ट में, इसके बाद बम मैनुअल, बम मैनुअल, पीएन वापट, या वाफ्ट भी कह सकते हैं, कहीं कहीं पर लिखा होता है वाफ्ट, पीएन वाफ्ट, पीएन वाफ्ट। ठीक है, बम मैनुअल, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पत्रिकाओं में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, और जितनी पत्रिकाएं रचनाएं आपने पढ़ी है उसके बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब हम चलेंगे अगले पॉइंट में, लिखिए हेडिंग बनाकर,
विदेशों में संचालित क्रांतिकारी संगठन। विदेशों में संचालित क्रांतिकारी संगठन। विदेशों में संचालित क्रांतिकारी संगठन। और 4 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, 4 कॉलम। पहला कॉलम थोड़ा बड़ा बनाएंगे, दूसरा कॉलम छोटा रहेगा, तीसरा फिर से बड़ा रहेगा और चौथा कॉलम छोटा रहेगा। ऐसे 4 कॉलम की स्थापना करेंगे। संगठन, वर्ष, संस्थापक और स्थान, कहां पर स्थापना की। ठीक है, पहला और तीसरा कॉलम बड़ा बना देंगे। ठीक है, सबसे पहला जवाब आप लोग देंगे। पेरिस इंडियन सोसाइटी फर्स्ट। पेरिस इंडियन सोसाइटी क्या होगा? मैडम कामा। ठीक है, मैडम कामा होगा। 1905 पेरिस। मैडम कामा, वर्ष में 1905, स्थान में पेरिस। पेरिस। ठीक है, ध्यान रखिएंगे। नेक्स्ट, इंडियन होम रूल सोसाइटी। ये तो सबको याद होगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा, 1905 इंग्लैंड। श्यामजी कृष्ण वर्मा तीसरे कॉलम में आएगा, 1905 इंग्लैंड। ठीक है, तीसरा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इंडियन होम रूल सोसाइटी में श्यामजी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड। लंदन तो अभी लिखवाए भी थे आज, वही है इंग्लैंड, तो रट जाना है 1905। तीसरा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये कौन बताएंगे? किसने, कहां और कब? अभी तक आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू नहीं किया है। यदि समय मिले तो एक बार जरूर देखने का प्रयास कीजिए, उसमें बहुत सारी बातें आपको मिल जाएगी। तारकनाथ दास, लिख दीजिए। तारकनाथ दास, 1907 अमेरिका। तारकनाथ दास, 1907 अमेरिका। अमेरिका। ठीक है, बहुत क्लोज क्लोज नेम है, मिलते जुलते हुए नाम है, तो परीक्षा के रात इसको पढ़कर जाना चाहिए, अन्यथा कुछ भी हो सकता है, गड़बड़ी हो सकता है। ठीक है, लीग को सोसाइटी में टिक कर देंगे नहीं तो परीक्षा में। नेक्स्ट, अगला लिखिए, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, सोहन सिंह भाकना, 1913 अमेरिका। सोहन सिंह भाकना, 1913 अमेरिका। अमेरिका। नेक्स्ट, गदर पार्टी, ये तो सबको पता होगा, अब ये 2-3 बार हो चुका है। लाला हरदयाल, कितना ईस्वी में और कहां पर? और हरदयाल के साथ साथ कौन इसमें? कम से कम 2 नाम बता दीजिए, 3 लिखाए हैं वैसे। रामचंद्र को याद रख लीजिए, बरकतुल्ला को याद रख लीजिए। ठीक है, कम से कम। तो इसमें लिख दीजिए गदर पार्टी 1913, लाला हरदयाल, रामचंद्र और बरकतुल्ला। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। अमेरिका।
ठीक है, नेक्स्ट फिर से लिखिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, दोबारा से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942, रास बिहारी बोस जापान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, रास बिहारी बोस जापान, 1942, सेम नाम की दूसरी पार्टी बनी थी। ठीक है, एक और पॉइंट यहां ऐड कर सकते हैं, एक और पॉइंट। आज समय बचेगा तो एएसओ की भर्ती भी देखेंगे हम, नोटिफिकेशन उसमें क्या आया है उसको देखकर ही जाएंगे। लास्ट में लिख दीजिए आजाद हिंद फौज 1942, कैप्टन मोहन सिंह जापान। आजाद हिंद फौज 1942, कैप्टन मोहन सिंह जापान। ठीक है, तो ये थे मुख्य विदेशी संगठन जो भारत के बाहर बने थे। देश में जो बने वो सब आपने पहले ही लिख लिए हैं। कॉपी के टॉप पर जो ब्लैंक स्पेस होता है वहां जाके एक पॉइंट लिख दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। लिखिए गदर पार्टी की, गदर क्रांति कर दीजिएगा, गदर क्रांति की आधार के रूप में सबसे महत्वपूर्ण कारण था, सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। शुरुआत ठीक है। अब यदि इसके निष्कर्ष को देखा जाए कि इन क्रांतियों का क्या परिणाम निकला, इसको आप याद रख लेंगे। इनका परिणाम यही निकला कि ये समय के साथ ठंडे पड़ गए। इसके कई वैश्विक कारण भी थे और कई देश के अंतर्देशीय कारण भी थे। अब यदि हम इसके कारणों की व्याख्या करें तो हम पाते हैं कि संसाधनों की कमी, हथियारों की कमी, दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार के पास काफी मात्रा में पुलिस फोर्सेज और हथियार थे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। सभी क्रांतिकारी देश के अलग अलग संगठनों में सक्रिय थे, उनमें एकता का अभाव था, नेतृत्व और संगठन का अभाव था, इसलिए फेल कर गया। और 1917 के बाद जब गांधी का पदार्पण हुआ तो लोगों का झुकाव सत्य और अहिंसा की विचारधारा की ओर काफी झुक गया। इससे भी क्या हुआ, पतन हुआ। और जो अमेरिका में जो पार्टियां बनी थी भारत के लिए, जब अमेरिका मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया, तो मित्र राष्ट्र में तो इंग्लैंड भी था, तो अमेरिका इंग्लैंड का विरोध नहीं कर सकता था, इसलिए वहां भी क्या हुआ, उन पार्टियों को समर्थन नहीं मिला। तो इन सभी कारणों से उग्रवादी क्रांतिकारी विचारधारा 17 साल के बाद समाप्त हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। और जब गांधी ने कदम रखा तो केवल गांधी ही छाए रहे, 17 से 47, पूरे 30 साल। ठीक है, और देश को आजादी मिली और उसके बाद गांधी की हत्या हो गई। अभी हम बूस्टर फैक्ट्स में हैं, तो हेडिंग बना के लिखेंगे बूस्टर फैक्ट्स। 10-15 मुख्य बातों को यहां जरूर लिख लेंगे। पहला पॉइंट लिखिए, चटगांव शस्त्रागार की लूट, चटगांव शस्त्रागार की लूट, की लूट 30 अप्रैल 1913 को हुई। 30 को काट के 18 कर दीजिए, 18 अप्रैल 1913 को हुई। 13 को हुई, जिसका नेतृत्व सूर्यसेन ने किया था। सूर्यसेन को अंडरलाइन कर दीजिए, जिसका नेतृत्व सूर्यसेन ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, अश्विनी दत्ता ने, अश्विनी दत्ता ने बारिसाल सम्मेलन
1905 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अश्विनी दत्ता ने बारिसाल सम्मेलन 1905 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हाँ, कहा जाए। चटगांव, एक बार दोबारा से क्रॉस चेक कर लिया जाए। ठीक है, 1930 ही होना चाहिए। ठीक ही है, ठीक है। तो दोबारा से हम क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको, 1930 ही होना चाहिए। सर्च भी कर लिया जाए इसे। ठीक है, 30 में ही हुआ था, बिल्कुल सही है। 1930 ही होगा, कंफर्म्ड है। आगे चलते हैं। ठीक है, 18 अप्रैल, पहले मुझे लगता था 30 अप्रैल, लेकिन 18 अप्रैल को हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। 1930। हम कहाँ थे अभी देख लीजिए एक बार। हाँ, 22 साल पर थे। अच्छा, एक लिखवा दिए हैं, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका भी लिखवा दिए हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। किसने संपादन किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। याद रह जाएगा कि लिखवा दिया जाए दोबारा? याद रह जाएगा? ये पूछेगा। जिनको याद नहीं रहे वो कम से कम इतना लिख दीजिए, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट तीर का चिन्ह श्यामजी कृष्ण वर्मा, इतना लिख दीजिए। लंदन, लंदन। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और एक और पत्रिका है, पेरिस वाला जो भी लिखवा दिए हैं, मैडम भिखाजी कामा वाला, उसको भी याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु लिख दीजिए, इसको दोबारा भी लिख दीजिए। देखिए, पेरिस में मैडम कामा ने, पूछ सकता है ये क्वेश्चन, पेरिस में मैडम कामा ने वंदे मातरम का संपादन किया। पिछले क्लास में चर्चा हो चुकी थी कि मैडम कामा को भारतीय क्रांति की माता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लिखना हो तो इसको भी लिख सकते हैं, भारतीय क्रांति की माता मैडम भिखाजी कामा, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु लिखिए, वैंकूवर, वैंकूवर कनाडा के पास है, कनाडा में है। वैंकूवर से तारकनाथ दास ने, वैंकूवर से तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान नामक पत्रिका का संपादन किया। वैंकूवर से तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान नामक पत्रिका का संपादन किया, संपादन किया। फ्री हिंदुस्तान को भी याद रखेंगे। एक और पॉइंट इसमें जोड़ दीजिए, बर्लिन से वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने तलवार नामक पत्रिका का संपादन किया। तलवार नामक पत्रिका का संपादन किया, संपादन किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में
राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष रहा। कांग्रेस का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष रहा क्योंकि प्रत्येक धर्म के अनुयायियों ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है। आपने देखा होगा उस समय में कि पारसी धर्म के कौन थे? नौरोजी थे। मुस्लिम के कौन थे? तैयब। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सभी धर्म संप्रदाय के लोग इसमें आते चले। तो कांग्रेस का जो आरंभिक चरण रहा वह धर्मनिरपेक्षता का संकेत देता है। अब एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसकी रचना किसने की? कौन बताएंगे? किसने की? रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, लिख दीजिए। उदारवादी नेता रमेश चंद्र दत्त ने उदारवादी नेता रमेश चंद्र दत्त ने उदारवादी नेता रमेश चंद्र दत्त ने भारत के आर्थिक इतिहास पर आधारित पुस्तक भारत के आर्थिक इतिहास पर आधारित पुस्तक भारत के आर्थिक इतिहास पर आधारित पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की रचना की। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की रचना की। और ध्यान रखिएगा धन निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। इसको भी ध्यान रखेंगे। हाँ, क्या दिक्कत है बताइए? वो अलग है, विसेंट स्मिथ की बात कर रहे हैं। विलियम वही है। ठीक है, आर्थर स्मिथ की बात कर रहे हैं, वो अलग है, वो लिखवा देंगे आगे। ठीक है, 1920 के बाद चलेंगे उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नौरोजी की बात हो गई। ठीक है, अब इस कड़ी में एक और बात लिख लीजिए। उदारवादियों के प्रयास से 1886 में उदारवादियों के प्रयास से 1886 में 86 में भारत और इंग्लैंड में एक साथ सिविल सेवा की परीक्षा का आयोजन भारत और इंग्लैंड में एक साथ सिविल सेवा की परीक्षा का आयोजन एवं भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु वेल्वी आयोग 1895 में बना। 1895 वेल्वी कमीशन 1895 में बना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। भारत में उग्रवाद आंदोलन का समर्थक या श्रेय भारत में उग्रवाद आंदोलन का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। बाल गंगाधर तिलक को जाता है। ब्रैकेट में गणपति महोत्सव प्लस शिवाजी महोत्सव, गणपति महोत्सव प्लस शिवाजी महोत्सव।
ठीक है। अब जो स्वराज का नारा है वो दिया तो था तिलक ने, लेकिन कांग्रेस के मंच से किसने दिया था? कांग्रेस के मंच से पहली बार किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसको भी लिख दीजिए। देखिए, वैसे स्वराज का नारा तिलक ने दिया था। वैसे स्वराज का नारा तिलक ने दिया था, तिलक ने दिया था। लेकिन लेकिन कांग्रेस के मंच से इसकी मांग नौरोजी ने की थी। कांग्रेस के मंच से इसकी मांग नौरोजी ने की थी। नौरोजी ने की थी। ठीक है। अनुशीलन समिति लिखवा दिए हैं मिदनापुर, ढाका और कलकत्ता। ठीक है, वो एक बार हो चुका है, उसको अब छोड़ देते हैं। महत्वपूर्ण है, काफी पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट में। देखिए, वीडी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की। वीडी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की। ठीक है। नेक्स्ट, कांग्रेस ने स्वराज का प्रस्ताव 1905 में पारित किया। कांग्रेस ने स्वराज का प्रस्ताव 1905 में पारित किया। 1905 में पारित किया, जिसका उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। जिसका उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। जिसका उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। ठीक है। कभी आपसे एक शब्द पूछ सकता है, इस शब्द से आप कितने परिचित हैं ये आप बताएंगे? कहीं देखा है इस शब्द को? राजवामबद्ध आंदोलन क्या है? इसका संबंध किससे है? यह बीपीएससी का क्वेश्चन है। कांग्रेस के जो नरम दल के नेता थे, उदारवादी, वो जिस पद्धति का प्रयोग करते थे उसे राजवामबद्ध कहते हैं। इसको भी लिख दीजिए। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं ने, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं ने राजवामबद्ध पद्धति अपनाई थी। राजवामबद्ध पद्धति अपनाई थी। अपनाई थी। ठीक है। नेक्स्ट, अगला बिंदु, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे। वेरी गुड। जवाब सभी का आना चाहिए, बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। कॉपी को थोड़ा स्टडी कीजिए, उसको देखिए। भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे। सभी का जवाब मिलना चाहिए क्विकली, तब जाके तैयारी हुई। अभी तो एक ही खंड समाप्त हुआ है। भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, इसको ध्यान रखेंगे। गर्मपंथियों का आगमन 1906 में हुआ, 1906। गर्मपंथियों का आगमन 1906 में हुआ, 1906 में हुआ। अब आप लोग बताएंगे, अधिकांश जो उदारवादी और नरमपंथी नेता थे वो किस क्षेत्र से थे? शहरी क्षेत्रों से थे, कल बताए थे, तभी तो झगड़ा नहीं करते थे। ठीक है, लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए। उदारवादी और नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्रों से थे। उदारवादी और
नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्रों से थे, शहरी क्षेत्रों से थे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, तैयार रहेंगे आप लोग, फिर इसका जवाब देंगे। एक ऐसे नेता का नाम बताइए या व्यक्ति का नाम बताइए जो कांग्रेस से भी जुड़ा था और आर्य समाज से भी जुड़ा था। सोचकर लिख दीजिए। लाला लाजपत राय, ब्रैकेट में शेर ए पंजाब। लाला लाजपत राय, ब्रैकेट में शेर ए पंजाब, शेर ए पंजाब, शेर ए पंजाब कांग्रेस और आर्य समाज दोनों से संबंधित रहे। कांग्रेस और आर्य समाज दोनों से संबंधित रहे, दोनों से संबंधित रहे। ठीक है, कांग्रेस से भी और आर्य समाज से भी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंग भंग के बाद हुई थी। बंग भंग के बाद हुई थी। लास्ट पॉइंट, अरविंद घोष को अतिवादी नेता भी कहा जाता है। अरविंद घोष को अतिवादी नेता भी कहा जाता है। अरविंद घोष को अतिवादी नेता भी कहा जाता है। ठीक है, अतिवादी नेता भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो ये थी आज की कक्षा की मुख्य बातें। आप चैप्टर का नाम लिखकर छोड़ देंगे, गांधीवादी चरण 1917 से 1947। अगला अध्याय होगा, अगला बड़ा खंड है ये, थोड़ा सा हर साल ईस्वी बार देखना पड़ेगा इसे। 1917 से लेकर 1947 और इसी के साथ इतिहास समाप्त हो जाएगा। ठीक है, टेक्निकल अंत हो जाएगा इतिहास का। अब हम अपने प्रायोजित एमसीक्यूज में चलेंगे, जो बीपीएससी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, और आप जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। आपने जितना पढ़ा है फिर 2 दिनों में उसकी एक रिव्यू हम कर लेंगे। आपके सामने क्वेश्चन का पेज आ गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसका जवाब दीजिए, क्या कारण रहा होगा इसका, क्या रीजन रहा होगा, सोचकर। कोई भी, क्या उत्तर हो सकता है? इसका उत्तर ए होगा। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, 56 से 59वीं प्री में पूछा हुआ है। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन क्यों हुआ? तो विभाजन रणनीतियों को लेकर हुआ। एक दल चाहता था कि उदारवाद को कायम रखें, जबकि दूसरा दल कहता था कि नहीं, उग्रवाद के बिना काम नहीं चलेगा, और इसी रणनीति को लेकर डिवीजन हुआ। यदि आप शेष ऑप्शन को देखेंगे कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, ठीक है, तो ये नहीं होगा। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, उद्देश्य पर नहीं, रणनीतियों पर, प्लानिंग को लेकर विचारधारा में डिफरेंस आ गया था। इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया, अभी लिखाए भी थे। स्वराज प्रस्ताव का क्या उद्देश्य था? तो ये भी लिखाए हैं, स्वशासन,
हूबहू लिखा दिए हैं। तो स्वशासन ये पूछा गया है, ठीक है। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी, क्या थी नरम दल की? राजवामबद्ध आंदोलन। अब देखिए हूबहू वह शब्द पूछा हुआ है 48 से 52वीं के प्री में, और कोई एक बार नहीं पूछा है, इसके बाद भी पूछा है, वो तो एक बार उद्धृत है, ठीक है। अनुशीलन समिति क्या थी इसमें से? अनुशीलन समिति एक वेरी गुड क्रांतिकारी संगठन थी। इसके तीनों ब्रांच को याद रखेंगे, ढाका, कलकत्ता और मिदनापुर, इसको याद रखेंगे। स्थापना किसने की थी? अनुशीलन सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। आगे, कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? इसमें देखकर जवाब दीजिए, गरम दल कौन था? अरे बैनर्जी कैसे होंगे, अरविंद घोष होंगे, अतिवादी नेता। अरे उग्रवाद में शामिल थे, तभी तो केस हो गया था, बचा लिया गया था उनको, तभी जाके अरविंद आश्रम बना लिया था पांडिचेरी में, अभी तो लिखाए थे। क्या होगा उत्तर? अरविंद घोष, ठीक है। ये बैनर्जी, उसके बाद नौरोजी, गोखले, ये सब तो शांत नेता है। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? अभी लिखाए हैं, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। अब ये भी पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, एज्यूम कीजिए कि आप परीक्षा हॉल में हैं और आप भूल गए तैयारी के बाद, तो क्या स्थिति हो सकती है? तो अभी देख लीजिए, अभी यदि भुला रहा है तुरंत पढ़ने के बाद, तो इस बात की गारंटी है कि परीक्षा में गलत होकर रहेगा। उसको जितना याद करना हो कर लीजिए। जिनको भी ऐसा हो रहा हो कि भूला जा रहा हो, अभी अभी पढ़ने के बाद, अभी पढ़ने के बाद तुरंत याद हो गया है, यानी आप अच्छी स्थिति में हैं। फिर आप दोबारा देखेंगे तो याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था, मतलब गरम दलीय के तौर पर जाना जाता था? क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लाल बाल पाल, याद रखिएगा। कौन उग्रपंथी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, शांत व्यक्ति थे, उग्रपंथी नहीं थे। 9th, कौन नरमपंथी में नहीं था? तो तिलक, उग्रपंथी थे। नेक्स्ट, गरमपंथियों के प्रभाव में कब आया? 1906 के बाद आ गया, ठीक है। 1906 के बाद गरमपंथी दल शुरू हो गया। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई कितने साल की? उन्हें 6 वर्ष का जेल हुआ। किस जेल में रखा गया? मांडले कारागार में रखा गया, इसको कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। और सेल्यूलर जेल वहीं लिखवा दिए थे कॉपी में, कहां पर है? अंडमान निकोबार में है, जहां काले पानी की सजा मिलती थी, ठीक है। अगला है, अधिकांश नरमपंथी नेता कहां से थे? शहर के अच्छे माहौल में पढ़े लिखे लोग थे, इसलिए लड़ाई नहीं करते थे, इसको याद रखिएगा। आगे, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल कुलीन वर्गों के लिए नहीं। इस सूत्र की घोषणा किसने की थी? वेरी गुड, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने की थी। इसको लिखाए हैं कि नहीं लिखाए हैं? लिखवा दिए हैं। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 14। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र ने। किसने लिखा था और कहां से संकलित किया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने और कहां पर? 1913, लाला हरदयाल सेन फ्रांसिस्को। इसके और भी मेंबर्स का नाम याद है कि भूल गए? वेरी गुड, सोहन सिंह को याद रखिए। उसके बाद वेरी गुड, रामचंद्र को भी याद रखिए, बरकत उल्लाह को याद रख लीजिए, ठीक है। 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा, मतलब कौन अछूता रह गया इससे? इसका उत्तर देंगे। अब ये लिखवा चुके हैं, क्या होगा? ऑप्शन बताइए, ABCD में से क्या होगा? अच्छा, अब मैं आप सभी को याद दिला देता हूं एक बार, ठीक है, ध्यान से देखिए। लिखवा दिए थे कि 3-4 मुसलमान, जैसे लिखवा दिए थे उसमें गजनवी, याद है? तैयब जी, 3-4 मुसलमानों के नाम लिखवा दिए थे। बोला था मैंने कि इन 3-4 के बाद कोई भी मुसलमान शामिल नहीं हुआ, तो मुसलमान तो हो ही जाएगा, यानी 3 नंबर अवश्य संभावी है, तो यानी B और C में 3 नंबर है।
उसके बाद कृषक वर्ग, इसमें क्या था? कृषक वर्ग शामिल, हाँ कृषक वर्ग भी शामिल नहीं था, किसान शामिल नहीं था इसमें। तो किसान और मुसलमान इससे वंचित रह गए। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर सी, इसको रट जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण अभी अभी लिखवा दिए कॉपी के शीर्ष पर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण ही गदर युद्ध क्रांति शुरू हुई थी। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? ये तो सबको पता होना चाहिए। टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि मिली है। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल हो जाएगा। तभी होता तो फिर देखते एक आध और ऑप्शन, लेकिन बाकी 2 तो नहीं होंगे, एक ही उत्तर होगा इसमें। लाला लाजपत राय संबंधित रहे किससे? दोनों से। अभी वो क्वेश्चन मैंने पूछा भी था कि ऐसा व्यक्ति बताइए जिसका संबंध दोनों से हो। ठीक है, तो दोनों से हो जाएंगे, कांग्रेस से भी और आर्य समाज से भी। इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? ये क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, 2 ऑप्शन यहां पर है, 2 ऑप्शन ऊपर है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जालियांवाला बाग, बंगाल विभाजन, उसके बाद गांधी का चंपारण और रॉलेट एक्ट। उत्तर क्या होगा? बंगाल विभाजन। स्वदेशी बंग भंग के बाद ही स्वदेशी हुआ, हमने लिखा भी है अभी। अगला क्वेश्चन, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन हुआ? तो उत्तर स्वदेशी हो जाएगा, 22 का बी हो जाएगा। 23 में आइए, शेर ए पंजाब, लाला लाजपत राय। अभिनव भारत, बीडी सावरकर। यदि ध्यान रखिएगा, 2 भाइयों का नाम दे दिए तो भी सही होगा, दोनों सावरकर बंधु हो जाएंगे। अतिवादी नेता अरविंद घोष। अब आपको 26 में मिलान करना है और मिलान करके बताना है। गुरुदेव क्या होगा? टैगोर। गुरुदेव का किससे मैच करेंगे? टैगोर से। लोकमान्य तिलक, देशबंधु चित्तरंजन दास, और पंजाब केसरी लाजपत राय। इसको मिला दीजिएगा, काफी आसान है। कौन सी संज्ञा स्वराज पार्टी के सदस्यों पर लागू होती थी? इसका जवाब दीजिए। स्वराज पार्टी के लोग परिवर्तन के समर्थक थे, ध्यान रखिएगा, डी उत्तर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस साल हुई थी? 1906 में। कहां पर हुई थी? ढाका में हुई थी। आगे चलते हैं, यह क्वेश्चन देखिए, 29, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया? 1911 में रद्द कर दिया था, दिल्ली दरबार के ठीक पहले। दिल्ली दरबार के उपलक्ष्य में ही 3 बातें वहां लिखवाई थी, जिसमें पहली बात थी बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, दिल्ली को भारत की अगली राजधानी घोषित की गई, और बंगाल का बंटवारा करके बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। इसको ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो सबको लिखा दिए थे, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, सी ऑप्शन। बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन कौन सा था? स्वदेशी आंदोलन। और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब लाई गई? 1912 ईस्वी में लाई गई। ठीक है, घोषणा कब हुई थी? 11 में हुई थी घोषणा। ठीक है, आज काफी अभ्यर्थियों का डेटा लगता है समाप्त हो गया, फिर भी एक बार जो ही अभ्यर्थी हैं, हम एएसओ को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, उसकी भर्ती को जरूर देख लेना चाहिए। मुख्य बातें आप देख लेंगे तो पता रहेगा। सिलेबस के पैटर्न की हम एक बार जांच कर लेते हैं कि क्या था। हाँ, बताइए। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन केवल देख लेते हैं।
ये रहा नोटिफिकेशन जो हमारे सामने है, बीपीएससी एएसओ का है। देखिए बिहार में दो तरह के पद बीपीएससी निकालता है। एक तो लेवल 7 का पद निकालता है जिसका ग्रेड पे 4600 मानते हैं हम, गजेटेड। और दूसरा निकालता है लेवल 9 जिसमें एसडीएम डीएसपी वगैरह आ जाते हैं और उच्च कोटि के जो अधिकारी हैं राज्य संवर्ग में उनकी भर्ती होती है। उनका ग्रेड पे होता है 5400 लेवल 9, 7 और 9 याद रखिएगा। दोनों गजेटेड पोस्ट हैं, दोनों ग्रुप बी के पोस्ट हैं। उस कड़ी में जो लेवल 7 का पद है, लेवल 7 के पद में बीडीओ का पद आता है, ठीक है, सीओ का पद आता है, डीसीएलआर का पद आता है, जो ग्रामीण विकास विभाग के अंदर जो पद होते हैं बीपीआरओ का पद आता है, उसके बाद ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का पद आता है। तो जो ग्रामीण अनुभाग के क्षेत्र में जो पद हैं वो उसमें आ जाते हैं। और उसके साथ एक बड़ी चुनौती क्या होती है बिहार में कि बीडीओ का नौकरी देखने में आकर्षक लगता है लेकिन उसके पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। फील्ड ऑफिसर है, पूरे दिन उसका जीवन भाग दौड़ का होता है और 24/7 की नौकरी होती है, कभी चैन से बैठ नहीं सकता है। लेकिन उसी ग्रेड पे में बिहार सरकार बीपीएससी के माध्यम से एएसओ की भर्ती कर रही है, जिसमें क्या है, जिसमें आप एक कुर्सी पर बैठकर, एक कार्यालय में बैठकर आप काम कर सकते हैं 9 to 5, वीकेंड पर 2 दिन की छुट्टी होती है। सेम ग्रेड पे सब कुछ सेम है, बस अंतर यह है कि ये फील्ड ऑफिसर नहीं है, यह एक चैम्बर के अंदर में काम करेगा। वह जनता से सीधा सीधा मिल लेता है या सीधा सीधा नहीं मिलेगा, इतना सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत अच्छा अवसर है। पदों की संख्या आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा इस स्लैब में। यूआर में 16 पद हैं और बाकी आप कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में 4 है, अन्य कैटेगरीज में 9-1-1-9-1 करके पद है, टोटल 41 पद हैं। तो आपके हिस्से में यूआर का पद आ जाएगा और अपनी कैटेगरी का पद आ जाएगा, ठीक है। हम चलते हैं मुख्य सिलेबस पर। चूंकि पद बहुत कम है, अभ्यर्थी ऑब्वियसली ज्यादा होंगे, तो जिसकी तैयारी सबसे अधिक शार्प होगी उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां प्रारंभिक परीक्षा की बात की जा रही है। तो प्रारंभिक परीक्षा की यदि हम बात करें तो सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन होंगे। जीएस क्या होगा, सफलता का सूत्र होगा इसमें। जिसका जीएस सबसे अधिक स्ट्रांग होगा वो सबसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि रीजनिंग और मैथ में बहुत से बहुत 1-2 नंबर से आगे पीछे होगा। तो 50 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे, 50 क्वेश्चन विज्ञान और गणित के रहेंगे पीटी में, और 50 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा, यानी केवल 150 प्रश्न रहेंगे। और मैं समझता हूं कि 150 प्रश्नों की परीक्षा बड़ी सामान्य परीक्षा होती है। यदि आपकी तैयारी ठीक है तो रीजनिंग, मैथ और जो साइंस का पोर्शन है इसमें 100 में से आप 90 से प्लस नंबर ला सकते हैं अच्छी तैयारी पर, कम से कम 90। टेस्ट जो 50 अंक का जीएस है, इसमें यदि शार्प तैयारी हो, करंट थोड़ा आपका साथ दे दे, तो 40 से 45 नंबर यहां आ सकता है। तो ये इसका सिलेबस है पीटी का। परीक्षा की अवधि 135 मिनट की है, 2 घंटा 15 मिनट की है। अब सोचिए 135 मिनट में 150 क्वेश्चन है, तो ठीक है, यदि हम शुरू के 100 क्वेश्चन को 1-1 मिनट दें, 100 मिनट, तो भी हमारे पास 35 मिनट जीएस के लिए बचेंगे। मोर देन इनफ टाइम है, समय की कोई कमी नहीं है। समय की कमी होती है बैंकों में, बैंक की परीक्षा में बहुत तेज काम करना पड़ता है। एसएससी में, डीएसएसबी में 120 मिनट में 200 क्वेश्चन डील करना पड़ता है, वहां हालत खराब हो जाती है। जिसका स्पीड बहुत तगड़ा होता है वो वहां सफल होता है। लेकिन यहां पर क्या है, स्पीड कम भी हो, ज्ञान ज्यादा हो, तो सफल हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें सिलेबस में सबसे पहले वही एनसीईआरटी का नाम लेगा, भारत की सभी परीक्षाओं का वो मानक है, ठीक है। हम आगे चलेंगे, पाठ्यक्रम में चलते हैं। तो जीएस में वही 9 खंड हैं। यदि आप इस पूरे का अध्ययन करेंगे तो वही 9 खंड आ जाएगा। विज्ञान और गणित में कभी कुछ नहीं बदलता है, इसलिए देखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिखा रहता है। रीजनिंग में भी 15 चैप्टर हैं, कुछ नहीं बदलता है। तो ये है आपकी पीटी। अब देख लीजिए, इसमें कुछ संविदा कर्मियों के लिए भी है, जिसको मैं छोड़ देता हूं, वो आपके लिए नहीं है। वेटेज की बात कही गई है, लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि पिछले बार भी सिलेक्शन अधिकांश उन्हीं लोगों का हुआ था जो फ्रेशर थे, संविदा वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो तैयारी जिनकी अच्छी रहेगी उनका चयन इसमें हो जाएगा। हम मेंस की तरफ चलेंगे। अब मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। एक सामान्य हिंदी का होगा जो बीपीएससी लेता रहा है, सिविल सेवा में भी 100 नंबर का सामान्य हिंदी लेता है, और 8वीं से 10वीं कक्षा के बीच की हिंदी होती है। उसमें बहुत आसान समास पूछते हैं, विलोम शब्द पूछते हैं, गद्यांश दे देते हैं बनाने के लिए, बहुत बेसिक लेवल की हिंदी होती है।
एक अच्छी बुक है इसके मामले में, ल्यूसेंट का एक सामान्य हिंदी आता है, बहुत अच्छी किताब है। यदि उस किताब को फॉलो कर लीजिएगा तो कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको एक बार देख सकते हैं। और इसमें केवल आपको 30% नंबर, यानी 100 में से 30 लाना है। 30 ला लिया तो हो गया, पास हो गए। इसमें ये नंबर कहीं जुड़ेगा नहीं, केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। और ध्यान रखिएगा, परीक्षा की अवधि बहुत ज्यादा 2 घंटा 15 मिनट की है। प्रश्न पत्र जो 2 है इसको देखिए, ये मेन है। इसमें आप देखेंगे कि फिर से एमसीक्यूज हैं, यानी पीटी में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मेंस में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लिखित परीक्षा नहीं है, ठीक है। और इसमें सामान्य अध्ययन 50, पैटर्न वही है, गणित विज्ञान 50 और रीजनिंग 50, यानी पैटर्न सेम होगा, पेपर का लेवल बढ़ा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, सेम पैटर्न है। और इसी के बेसिस पर क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। और परीक्षा 2.25 घंटे की होगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग अभी तक मुझे कहीं दिखा नहीं है, एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग शायद नहीं है। तो यही परीक्षा का संस्तर है। और मेंस में फिर से वही सेम सिलेबस रिपीट कर दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि करो या मरो की स्थिति वाली तैयारी यदि आप में से कोई कर ले इस बीच के समय में, जब तक परीक्षा होती है, डू एंड डाई, तो सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये परीक्षा जानते किसका निकलेगा, जिसका रीजनिंग मैथ बहुत अच्छा होगा और जीएस में 1 लाइन वाले तथ्य, यानी बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक याद हो जाएगा, वो निकाल देगा इस परीक्षा को, निसंदेह पास कर जाएगा। करंट सपोर्ट करे ना करे, करंट से कितने क्वेश्चन होंगे, 10-12 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, इसमें अधिक नहीं पूछेंगे, 13 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे मैक्सिमम, उतना बना ही देंगे आप पढ़ते रहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी इसका फॉर्म भरें जब तक सिविल सेवा की अगली भर्ती आती है उससे पहले, और इस परीक्षा को निकालने का प्रयास करें। इसमें जो अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाएगा और रीजनिंग और मैथ की तैयारी थोड़ी अच्छी होगी, उसके सफलता की संभावना महत्तम होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। कल हम गांधी युग की शुरुआत करेंगे और गांधी युग इतिहास का लास्ट खंड है। इसके बाद फिर जब समाप्त होगा अगले सेक्शन की शुरुआत होगी। शुभ रात्रि। आप लेफ्ट हो सकते हैं। हाँ छोटू जी, कहा जाए। देखिए, मुख्य परीक्षा के लिए मैं एक बड़ा सेशन रखने वाला हूँ इतिहास के बाद, ठीक है। एक पूरा सेशन रहेगा जिसमें पूरी सिलेबस, अभी मोटा मोटी कह सकते हैं, कम समय है, हिंदी ऐसे ही है उसका। 2 पेपर जीएस के हैं, संक्षेप में समझ लीजिए, 300 नंबर का है। और 300 नंबर का एक पेपर है जो निबंध का है, पहले ऑप्शनल का था, अब निबंध का है। वहां पर 900 नंबर का काउंट होता है, हिंदी काउंट नहीं होता है। और 100 नंबर का एक वैकल्पिक है जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम लिया जाएगा एमसीक्यूज के हिसाब से, इतिहास जैसा कोई विषय रख सकते हैं, और वहां पर 100 में से 40 लाना अनिवार्य है। यही उसकी परीक्षा है मेंस की। सिलेबस को डिफाइन अगले क्लास में कर देंगे। और ध्यान रखिएगा, इसी कड़ी में इंटरव्यू है 120 नंबर का, पार हो गए। पीटी अलग है, पीटी आप जानते ही है, 9 खंड लिखवा दिए हैं पीटी का। तो इस पर एक ब्रीफ चर्चा क्वेश्चन बैंक के साथ करेंगे, पैटर्न दिखाएंगे इतिहास के ठीक बाद किसी अगले क्लास में। पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक सेशन रखेंगे पूरा इसका। शुभ रात्रि।